Hello students, today in this lecture we are going to discuss the poem number 2, the name Laburnum Top. Through your syllabus, the main textbook Hornbill. It's the poem The Laburnum Top. Yeah, written by Ted Hughes, composed by Ted Hughes. First of all, we discuss on the subject the laburnum top. The laburnum, it's a name of the tree. ये पेड़ का नाम है laburnum, ठीक है. और in हिंदी it is called amalthas. Amalthas. And in this poem we will discuss at the top part of the tree laburnum. लेबरनम का जो टॉप पार्ट है, ठीक है, उस टॉप पार्ट के बारे में यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. एंड वी विल रीड द पोएम. द फर्स्ट 3 लाइन्स हियर. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, ए फ्यू लीव्स येलोविंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन. आप देखेंगे कि ये जो पोइम है ये एक स्ट्रेंज टाइप पोइम है, ठीक है. और यहाँ पर आपको ये देखना है, जैसे मैं आपको पूरी पोइम, ये पोइम है, ठीक है. यहाँ फर्स्ट 3 लाइन्स हैं और लास्ट में ये 2 लाइन्स, ठीक है. 2 और ये 1 लाइन, ये 3 लाइन्स. तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे व्हाट हैपन्स एट द बिगिनिंग या इन द बिगिनिंग ऑन द ट्री. जैसे पेड़ के ऊपर पहले तो क्या हैपन होता है और उसके बाद में जैसे व्हाट हैपन्स एट द एंड विद द ट्री. जैसे पेड़ के साथ एंड में क्या हैपन होता है, ठीक है. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट. तो लेबरनम जो पेड़ है ये साइलेंट है और क्वाइट स्टिल मीन्स क्वाइट या वेरी स्टिलनेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा शांत है. तो ये जो अभी पेड़ है लेबरनम, तो लेबरनम का जो ऊपरी हिस्सा है इट इज वेरी साइलेंट एंड वेरी क्वाइटनेस देयर. इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट. द लाइन ऑफ द मीनिंग एट द टाइम ऑफ द आफ्टरनून, मतलब आफ्टरनून के समय में येलो आर द फ्लावर्स हियर. इनके जो फ्लावर्स हैं इनके फ्लावर्स का कलर है वो है येलो कलर के. तो येलो कलर के जो फ्लावर्स हैं. एंड सेप्टेम्बर इट द मंथ विच इज रनिंग सेप्टेम्बर. और सेप्टेम्बर जैसा कि ऑटम सीजन माना जाता है, ऑटम सीजन. और ऑटम सीजन में लगभग जो पत्ते हैं वो पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है. और हरे जो पत्ते हैं, हरे पत्ते वो येलो बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है. और सनलाइट मतलब ये सूर्य की लाइट. तो जैसा कि आफ्टरनून में धूप तेज ज़्यादा रहती है, सनलाइट, और सितंबर ये महीना चल रहा है. द थर्ड लाइन ए फ्यू लीव्स येलोविंग. तो जैसा कि हमने रीड किया ऑटम सीजन चल रहा है, तो इसके जो हरे पत्ते हैं तो हरे पत्ते वो येलो कलर में चेंज हो गए, ठीक है. और जो कुछ पत्ते हैं जैसे फ्यू लीव्स येलोविंग, इसके येलो हो गए. एंड ऑल इट्स सीड्स फॉलन. और इसके जो सारे बीज हैं वो नीचे गिर गए. तो दीज आर द 3 लाइन्स. अगेन रिपीट. द लेबरनम टॉप इज साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल. The tree, the name laburnum and its top part is very silent and very quiet. मतलब there is nothing happen, okay, या it's the activities is very silent on the tree. पेड़ के ऊपर जो भी activities हैं they are very silent. In the afternoon yellow the flowers color yellow and the month name September. It means the season is running autumn. And sunlight is the light of the sun, सूर्य की रोशनी. और ए फ्यू लीव्स येलोविंग. तो इस समय में जैसा कि ऑटम सीजन है, तो ऑटम सीजन में जो हरे पत्ते हैं दे बिकम येलो, वे पीले बनने शुरू हो जाते हैं और लास्ट में फिर झड़ जाते हैं. और ऑल इट्स सीड्स फॉलन. इसके जितने भी बीज हैं वो सारे झड़ चुके हैं, मतलब नीचे गिर गए हैं. नेक्स्ट वी सी व्हाट हैपन्स विद द ट्री ऑन द ट्री.
till the goldfinch, a name of a bird. You can look here. It's the name of the goldfinch, is the name of the bird goldfinch. Okay, तो you can see here its color also yellow, इसका कलर भी है वो भी येलो कलर ही है, ठीक है। टिल द goldfinch comes, अब इतने में क्या होता है कि जैसा कि हमने पेड़ के बारे में पढ़ा, इट इज वेरी साइलेंट वेरी स्टिल, तो गोल्डफ्लिंच जो बर्ड है वो यहाँ आती है और विद ए ट्विचिंग और चिर पे लाउड साइंड, ए लाउड साउंड, इनकी आवाज होती है चिरपिंग, और ट्विचिंग मीन्स होता है सडन, ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड। लाइन समझना, गोल्डफ्लिंच जो बर्ड है ये पेड़ के ऊपर आती है, तो उसके आते ही अचानक से चिरपिंग मतलब एक लाउड साउंड आती है, लाउड साउंड आता है, और सडननेस, स्टार्टलमेंट का मतलब होता है चौंक जाना, और सडननेस मतलब इट द एक्टिविटी ऑफ द बर्ड, ये एक्टिविटी है बर्ड की, जैसे ही वो पेड़ के ऊपर आके बैठती है ये पक्षी गोल्डफ्लिंच, तो वो अचानक से जैसे मतलब सडननेस मतलब एकदम से तैयार रहने की पोजीशन में है, और लगभग सब जो पेड़ के ऊपर जितने भी हैं वो सारे चौंक जाते हैं, और एट ए ब्रांच एंड, और ब्रांच की जो एंड है, एंडिंग पॉइंट है, वहां पर ये बैठी है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड, द पोइट यूज हियर सिमली, देखो दो जो कॉमन थिंग्स हैं, जब दोनों कॉमन थिंग्स को कंपेयर किया जाता है तो इसे हम सिमली कहते हैं, और सिमली और मेटाफर, ठीक है, सिमली और मेटाफर दो लिटरेरी डिवाइसेज हैं और जिनका सिमिलर यूज है, बट डिफरेंस इज इन द सिमली द वर्ड्स आर एडिड विद एज, लाइक, सो, दे आर द थ्री वर्ड्स एज, लाइक एंड सो, मतलब इनसे वो कनेक्टेड होते हैं। अगर सेंटेंस या वर्ड्स इनसे कनेक्टेड हैं इट मीन्स इट इज अ सिमली, और अगर वो इनसे कनेक्ट नहीं है, ठीक है, फिर भी दो कॉमन चीज़ों को अगर कंपेयर किया गया है तो इसका मतलब वो मेटाफर है, इट्स अ लिटरेरी डिवाइस। तो यहाँ पर पोइट ने लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है किसके लिए, गोल्डफ्लिंच के लिए, कि देन स्लीक एज ए लिजार्ड, लिजार्ड आप जानते हैं ना, चिपकली को कहते हैं लिजार्ड, तो वह लिजार्ड के समान बहुत ज़्यादा स्लीक हो जाती है, स्लीक का मतलब है स्मूथ, ठीक है, एंड अलर्ट हो जाती है और एब्रप्ट हो जाती है, किसके समान, लिजर्ड्स के समान, कौन, गोल्डफ्लिंच, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि द बर्ड हैज बीन कंपेयर्ड टू लिजार्ड, कि जैसे लिजार्ड है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, बहुत ज़्यादा एब्रप्ट मतलब अचानक से कोई भी मतलब इवेंट के लिए तैयार रहता है, ठीक, कौन, लिजार्ड। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो गोल्डफ्लिंच है ये गोल्डफ्लिंच लिजर्ड्स के समान, जैसा कि ब्रांच के एंड पर ये बैठी है तो ये बिल्कुल अलर्ट है और एब्रप्ट है, ठीक है। द नेक्स्ट लाइन, सी एंटर्स द थिकनेस, अब ये जो थिकनेस है ये है इसका जो मतलब जो घना हिस्सा है, ठीक है, जो घना हिस्सा है पेड़ का वो है थिकनेस। तो इसके बाद में अपनी ब्रांच से उड़कर ये जो पक्षी है गोल्डफ्लिंच ये थिकनेस में एंटर करती है, ठीक है, और एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, जैसे ही गोल्डफ्लिंच उस थिकनेस में जब एंटर करती है तो एक मशीन स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ ये देखो ये यूज किया गया है मेटाफर का, अब एक्चुअली वहाँ कोई इंजन नहीं लगा हुआ है पेड़ के ऊपर जो स्टार्ट हो जाता है, यहाँ मशीन्स का मतलब है कि द साउंड्स ऑफ द चीक्स ऑफ ए गोल्डफ्लिंच, मतलब गोल्डफ्लिंच के जो बच्चे हैं जो चीक्स हैं उनकी आवाज़ें शुरू हो जाती है, ठीक है। ये है डिफरेंट टाइप ऑफ नॉइजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइजेस यहाँ शुरू हो जाती हैं व्हेन शी एंटर्स इनटू द थिकनेस, ओके, ऑफ चिटरिंग, और ये चिटरिंग की आवाज़ें मतलब उनकी आवाज़ें होती हैं चिक्स की,
ए ट्रेमर ऑफ विंग्स, ट्रेमर मीन्स शेक, हिलना, मतलब इन बच्चों के जो विंग्स हैं, जो विंग्स हैं, पंख हैं, वो फड़फड़ाते हैं, मतलब हिलते हैं। एंड ट्रीलिंग्स, ट्रीलिंग्स हियर द ट्रीलिंग मीन्स सिंगिंग, और ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई गाना गा रहे हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, अब जो ये पूरा पेड़ है ये ट्रेम्बल्स मतलब हिलने लगता है, कांपने लगता है, और थ्रिल्स रोमांचित हो जाता है, ठीक है, कि जैसा कि ये पक्षी है, ये अपने बच्चों के पास आई है, तो जैसे ही वह इस थिकनेस में एंटर करती है तो ये एक मशीन जैसे स्टार्ट हो जाती है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइजेज यहाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, उसके बच्चों की, और चिटरिंग की आवाज़ हो गई, और ट्रेमर ऑफ विंग्स मतलब पंखों की फड़फड़ाहट होती है या हिलने लगते हैं, और ट्रीलिंग्स मतलब देयर इज अ साउंड ऑफ सिंगिंग ऑफ द चीक्स विद गॉड फ्लेम्स, एंड द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, और जो पूरा पेड़ है वो पूरे पेड़ पे जो एक्टिविटीज हैं, जो मूवमेंट्स हैं, द मूवमेंट्स से पूरा वो हिलने लगता है, पूरा पेड़ हिलने लगता है, और थ्रिल्स है रोमांचित हो जाता है, थ्रिल्स। इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, अगेन द यूज ऑफ द मेटाफर, ये उसके परिवार का इंजन है। अब देखो इंजन का वर्क क्या होता है, इंजन, द इंजन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन ए मशीन, भाई मशीन को चलाने के लिए जो मेन सोर्स एनर्जी होती है, एनर्जी सोर्स है वो इंजन है, ठीक है, तो मशीन को चलाने के लिए। अब यहाँ पे पोइट का कहना है कि ये उसके परिवार का इंजन है, मतलब द गोल्ड फिन्स, द बर्ड गोल्ड फिन्स इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, क्यों, क्योंकि जो गोल्ड फिन्स है ये भी अपने बच्चों के लिए जो एनर्जी ऑफ सोर्स है, ठीक है, उनकी एनर्जी का स्रोत है ये गोल्ड फिन्स, सो द बर्ड गोल्ड फिन्स इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली, ओके। द नेक्स्ट लाइन, शी स्टॉक्स इट फुल, मतलब कि वह अपने बच्चों का जो स्टॉक्स है वो फुल कर देती है, मतलब शी फीड्स देम, शी फीड देम मतलब वह उनको खाना खिलाती है पेट भर। देन फ्लर्ट्स आउट, फ्लर्ट्स मीन्स मूव्स आउट टू ए ब्रांच एंड, और इसके बाद में वह वहां से मूव कर जाती है और एक ब्रांच के एंड पर आकर बैठ जाती है, समझ रहे हैं। शोविंग हर बार्ड फेस, बार्ड मीन्स कवर्ड फेस, आइडेंटिटी मास्क। अब इस लाइन को समझना, ये जो आपको मैंने गोल्ड फिन्स दिखाया तो इसका जैसे नॉर्मली जो पार्ट है वो येलो है, आप देख रहे हैं ये येलो पार्ट है, लेकिन ये जो इसका हेड है, ठीक है, और ये वाला पार्ट, तो ये इसकी आइडेंटिटी है, मतलब ये कंप्लीटली येलो नहीं है, तो ये जो ये इसकी आइडेंटिटी है, जैसे इसके हेड के ऊपर ये ब्लैक का सा जो ये मार्क बना हुआ है, और यहाँ पर जो ये अदर मार्क्स हैं, दे आर द आइडेंटिटी ऑफ द बर्ड, ओके, मतलब इसको पहचानने का ये तरीका है। तो अब समझना सेंटेंस, शोविंग हर बार्ड फेस मतलब उसका कवर्ड फेस, जो आइडेंटिटी मास्क है मतलब उसके पहचानने का एक मास्क है, ठीक है, आइडेंटिटी मास्क, रिकॉग्निशन अगर और लिख दूं तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पैराग्राफ में हमने ये रीड किया, सॉरी स्टेंजा, तो इस स्टेंजा में हमने रीड किया कि व्हाट हैपन्स व्हेन गोल्ड फ्लिंट्स कम्स ऑन द ट्री, एंड ठीक है, एंड द मोमेंट्स वी रीड इन द स्टेंजा, ओके। एंड फर्स्ट जैसा कि हमने पढ़ा एट द बिगनिंग ये जो पेड़ है, ये जो ट्री है, ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है और वेरी क्वाइट है। नेक्स्ट, देन विद ईरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, ईरी मीन्स स्ट्रेंज, डेलिकेट नाजुक, और विसल चिरप विस्परिंग, और तब मतलब एक अजीब प्रकार की विसल के समान, जैसे सीटी की समान, ठीक है, तो विसल के समान वो विस्परिंग मतलब चिरप है मतलब आवाज़ है, विसल के समान सीटी की आवाज़, और विस्परिंग का मतलब वेरी लो साउंड, इन ए वेरी लो साउंड, बहुत ही धीरे धीरे साउंड आता है। सी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज मीन्स फ्लाइज अवे, इसके बाद वह दूर उड़ जाती है, टू वर्ल्ड्स द इनफाइनिट,
इनफाइनिट मीन्स टूवर्ड्स द स्काई, आसमान की ओर, ठीक है। तो इसके बाद ये आसमान की ओर दूर उड़ जाती है, फ्लाइज, शी फ्लाइज अवे टूवर्ड्स द स्काई। एंड द लास्ट लाइन, एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, सबसाइड्स मीन्स रिटर्न्स बैक, रिटर्न्स बैक, BACK, ओके। और इसके बाद जो लेबरनम ट्री है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, वापस उसी कंडीशन में आ जाता है, उसी लेवल में आ जाता है, ठीक है। जैसे ही ये जो गोल्ड फ्लिंच है, गोल्ड फ्लिंच फ्लाइज अवे टूवर्ड्स द स्काई, देन अगेन द लेबरनम रिटर्न्स बैक टू एम्प्टी, ओके, वापस उसी एम्प्टी पोजीशन में लौट आता है। तो इट्स द पोइम एंड इट्स ए वेरी स्ट्रेंज टाइप ऑफ पोइम एंड वेरी सिंपल। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि द लेबरनम ट्री, तो लेबरनम ट्री जैसा कि अमलतास, इन हिंदी भी से इट अमलतास का पेड़, ठीक है। और यहाँ जो ये पोइम है इसमें कुछ एलिट्रेशन, मतलब एक लिटरेरी डिवाइस है एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन का यूज किया गया है। आप देखना, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट, इट द मीनिंग द लिटरेरी डिवाइस, रिपीटिशन, कॉन्सोनेंट, साउंड। अब आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट 3 लाइन्स अगर हम लें तो फर्स्ट 3 लाइन्स, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे सेप्टेम्बर और सनलाइट, ठीक है। द फर्स्ट वर्ड, द स्टार्टिंग लेटर एस एंड एस, ठीक है। तो इट्स द एलिट्रेशन, एलिट्रेशन को हिंदी में कहते हैं पुनरावर्ती, मतलब रिपीटिशन। जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होता है तो इट इज कॉल्ड द एलिट्रेशन। तो ये सेप्टेम्बर और सनलाइट, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि जैसे साइलेंट और स्टिल, तो ये भी तो अगेन जैसे रिपीट हुआ है, लेकिन ये एलिट्रेशन में नहीं आएगा क्योंकि इनके बीच में ये अनदर वर्ड है, सो इट इज नॉट एन एलिट्रेशन, समझ रहे हैं। और ये जो नेक्स्ट लाइन है, ए फ्यू लीव्स येलोविंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, तो इस 3 लाइन्स में हमने जैसा कि जैसे सेप्टेम्बर सनलाइट, ये एलिट्रेशन यहाँ यूज किया गया। अब नेक्स्ट 2 लाइन्स में देखते हैं, ये जो 2 लाइन्स हैं। अच्छा, एक चीज़, एक लिटरेरी टर्म्स आपको और बताता हूँ, इम्बेजमेंट। इंजेबमेंट क्या होता है? इंजेबमेंट होता है जैसे ये फर्स्ट लाइन है, अब फर्स्ट लाइन के बाद में देखो जैसे यहाँ कोई कोमा या फुल स्टॉप नहीं है, मतलब ये लाइन कंटिन्यूअस है, तो इस लाइन को इंजेबमेंट कहा जाता है। इंजेबमेंट इज ए लिटरेरी डिवाइस, ओके। तो ये लाइन भी आपकी, ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं दे आर कॉल्ड इंजेबमेंट। और जैसा कि आप थर्ड में देखो, सेकंड में देखो यहाँ कोमा लगा हुआ है, थर्ड में भी यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। अब लेनी है आपको ये 2 लाइन्स, ये 2 लाइन्स, जैसे टिल द गोल्ड फ्लिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चीरअप, देयर इज नो एलिट्रेशन, एंड सडननेस स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, यहाँ देखो ए सडननेस स्टार्टलमेंट इट द एलिट्रेशन, okay. You again the s letter is repeat here, the consonant sound s is repeats here, okay. And the next, and it's there is also injectment in the 2 lines. देखो the first line से जो second line है, it is continuous, there is no comma and full stop, okay, at the end of the line, okay. Cheer up. And next we take the lines, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine starts up, of chittering and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills, it is the engine of her family, she stalks it full, then flirts out to a branch end, showing her barred face identity mask,
एलिट्रेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंजेपमेंट है, जैसे ये दोनों लाइन्स इंजेपमेंट है, देयर इज नो यूज कोमा एंड फुल स्टॉप एंड देन अगेन द लाइन्स आर इंजेपमेंट, ठीक है। एंड द लास्ट two lines, then with airy delicate whistle chirrup whistling, again the alliteration, the word is added with whistle, okay, whistle chirrup whispering, it the alliteration, the w sound is repeats here. She launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty, okay. And there is also embellishment in the two lines, embellishment, okay. Next, in the same order we discuss on the question answer, and in your glossary there are two words. The first, laburnum, a short tree with hanging branches, yellow flowers and poisonous seed. तो ये जो पेड़ है लेबरनम, ये एक छोटा पेड़ होता है जिसकी जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज हैं, वो लटकती रहती हैं और येलो फ्लावर्स हैं, और इसके जो सीड्स हैं वो पॉइजनस होते हैं, मतलब जहरीले होते हैं। द गोल्ड फ्लिंच, ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड है विद येलो फीदर्स, इसके जो पंख हैं वो भी येलो कलर के हैं, ऑन इट्स विंग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये पार्ट, द फाइंड आउट में देखो दो क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट है, व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज? अमलतास। इन हिंदी इट इज कॉल्ड अमलतास, इट द आंसर। द सेकंड नंबर क्वेश्चन, विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्ड फ्लिंच? ये है इंडियन रिंग नेक, इट द बर्ड which is, it is the local bird which is just like goldfinch, okay, and the name of it Indian ringneck. तो answer of the second number question, Indian ringneck is the local bird, is local bird like the goldfinch, goldfinch. Now discuss on the main questions, think it out. There are only 5 questions, and first we discuss on the first number question. What do you notice about the beginning and the ending of the poem? The first question. अब ये क्वेश्चन है कि आप क्या नोटिस करते हैं बिगिनिंग में और एंड में। तो बिगिनिंग में हम ये नोटिस करते हैं कि इन द बिगिनिंग द ट्री इज स्टिल एंड वेरी साइलेंट, मतलब बहुत ज़्यादा साइलेंट है, और एंडिंग में मतलब एट द एंडिंग द ट्री सबसाइड्स या रिटर्न्स बैक टू एम्प्टी, मतलब एंड में भी वो बिल्कुल खाली हो जाता है, और इसके जो बिगिनिंग पार्ट में है तो बिगिनिंग पार्ट में भी वो उतना ही साइलेंट है, ओके। एंड द सेकंड नंबर क्वेश्चन, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? ये जो बर्ड है, इस बर्ड्स की जो मूवमेंट है इसकी किस चीज से कंपेयर की गई है? लिजार्ड से, ठीक है। तो हमने ये देखा था लिजार्ड से, द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ ए लिजार्ड, okay. And in the same question, the next line, what is the basis for the comparison? अब यहाँ बर्ड यानी ये कौन सा बर्ड है? गोल्ड फिंच। तो गोल्ड फिंच का जो कंपैरिजन है वो लिजार्ड से किया गया है, तो कौन से बेसिस पर किया गया है, ये बेसिस हमें लिखना है। तो बेसिस के लिए यहाँ पे 3 वर्ड्स थे, देखो लिजार्ड, ये बेसिस है, स्लीक, अलर्ट एंड एब्रप्ट। मतलब जैसा कि लिजार्ड है वो बहुत ज़्यादा स्लीक होता है, स्मूथ होता है,
अलर्ट रहता है और एब्रप्ट मतलब अचानक किसी भी एक्टिविटी के लिए तैयार रहता है, ठीक है। तो सेम एट द सेम लेवल द बर्ड गोल्डफिंच इज वेरी अलर्ट, वेरी स्लीक, वेरी एब्रप्ट एंड अलर्ट in her movements. Okay, so these are the basis. Next, the third number question. Yes, why is the image of the engine evoked by the poet? ये मैंने आपको लाइन में भी समझाया था. Why the image of the engine evoked by the poet? The engine is a source of energy to run a machine. एक मशीन को रन करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी होता है इंजन. ओके, एंड इट हैज बीन कंपेयर टू ए बर्ड. इंजन को कंपेयर किसे किया गया है? बर्ड. बिकॉज द बर्ड गोल्डफिंच इज आल्सो द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर हर फैमिली. अपने परिवार के लिए वह भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ इस इमेज को इवोक किया गया है पोइट के द्वारा. तो इंजन का जो मेन वर्क है वो आपको समझ में आ गया होगा. अब इंजन का अगर मेन वर्क समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाता है कि यहाँ जो बर्ड है गोल्डफिंच वो एज ए इंजन ही वर्क करता है, क्योंकि वो अपने परिवार का एनर्जी ऑफ सोर्स है, मतलब ऊर्जा का स्रोत. नेक्स्ट डिस्कस ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोइम? ये जो पोइम आपने रीड की है, इस पोइम में आपने सबसे ज़्यादा किस चीज़ को लाइक किया? तो हमने इसकी सिंप्लिसिटी को बहुत ज़्यादा लाइक किया. ये जो पोइम है ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है. तो आपको अपने ही आइडिया लिखने हैं. मीन्स यू हैव टू राइट इन द आंसर आई थिंक. द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी आई थिंक द पोइम इज वेरी सिंपल कंपोज्ड बाय द पोइट. और जो चीज़ें हमने यहाँ पे लाइक की, हमने यहाँ जो कंपैरिजन किया गया, जो बर्ड्स कंपैरिजन, बर्ड्स का जो कंपैरिजन किया गया मशीन से, लिजार्ड से, ये हमने बहुत ज़्यादा लाइक किया, ठीक है. तो ये लाइन भी हमें यहाँ पे लिखनी है कि द कंपैरिजन ऑफ बर्ड्स मूवमेंट विद मशीन एंड लिजार्ड, ठीक है, मेड द बेस्ट वे. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? ये हमने लास्ट में रीड किया था. बार्ड मीन्स है कवर्ड. तो हमें यहाँ पे केवल इस फ्रेज का मीनिंग शो करना है. तो द स्टार्टिंग वर्ड विल बी द फ्रेज मीन्स दैट द बर्ड्स barred face. Barred means covered face. Covered face is the identity mask. Identity mask. Recognition. Okay, it's the meaning of the line. The phrase means, इस phrase का मतलब है the birds और covered face, मतलब जो पक्षी है उसका जो covered face है मतलब चेहरा, is the identity mask. recognition पहचानने के लिए इसका identity mask है, ठीक है. it's the meaning of the line. So your answer is clear and the poem is also clear. If there is you find any problem, so you can ask me in the comment box. Okay students, enjoy the poem, reading very well. Okay students, meet in the next lecture with a new lesson. Have a nice day.